बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक है, देखिए बेटा, हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 9 न्यू बुक फिजिक्स, उसका चैप्टर नंबर 2 है और आज हम लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है जी ग्रेडियंट ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ग्रेडियंट ग्रेडियंट ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये हमने आज डिस्कस करना है। इसमें हम पहले देख लेते हैं कि ग्रेडियंट क्या है। डिफाइन करते हैं जी ग्रेडियंट को, कि ग्रेडियंट क्या होता है। ग्रेडियंट क्या है जी? द ग्रेडियंट इज द मेजर ऑफ द ग्रेडियंट इज अ measure of slope of a line। ये इसकी डेफिनेशन है। अब ये क्या है, इसको हम जरा डायग्रामेटिकली यानी फिगर बनाकर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपको बेहतर समझ आएगी। देखिए, ये मैंने ड्रॉ किया है अभी। एक्स एक्सिस है ये और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। हम एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं टाइम। ठीक है, टाइम जो है, टाइम टी हमने ले लिया है एक्स एक्सिस पर, और डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस एस जो है हमने वाई एक्सिस पर लिया। तो यहाँ हम दो वैल्यूज ले लेते हैं। सपोज यहाँ पर ये एक वैल्यू है t1 और ये हमारे पास है t2। इसी तरह से यहाँ पर भी हम दो वैल्यूज ले लेते हैं, एक s1 और दूसरी ये हमारे पास है s2। अच्छा जी, करना क्या है हमने हमने ये करना है कि भाई इसको ग्राफ की शक्ल में पहले ड्रॉ कर लेते हैं कि जब t1 टाइम होता है तो जब डिस्टेंस कितना है s1 वो यहाँ है, यानी ये पॉइंट होगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद T2 पर जो है वो डिस्टेंस S2 है, तो इसको भी जरा हम लोग देख लेते हैं कहां पे होगा। ये जी, ये वो पॉइंट है। अब आपने इनको, जैसे ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं वही तरीका कि हम इनको आपस में मिला देंगे। यानी हमारे पास जो है ये एक स्लोप जो है वो बनेगी, ये इस तरह से हमारे पास जो है वो स्लोप ड्रॉ हो जाएगी। इसका नाम चाहे रखें कुछ भी, इसको, इस पॉइंट को जो हमने पहले लगाया था इसको पी कह दें सपोज। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है, इस लाइन को मैं अगर आगे बढ़ा देता हूं, यही लाइन डॉटेड वाली। ठीक है, और अगर मैं इसको एक ट्राइंगुलर शेप दे देता हूं तो ये देखें, इसका नाम आप आर रख सकते हैं। ठीक है, इसको चलें क्यू कह दें, पी क्यू, और इसको आप अगर मिला देते हैं इसके साथ तो ये हमारे पास इस तरह से एक फिगर जो है वो बनेगी। अब यहां पर देखें कि हमारे पास जो टाइम है, ये जो पी आर है, पी आर क्या है, मतलब दो चीजें हमारे पास, एक टाइम है एक डिस्टेंस है, और जो स्लोप है वो हमारे पास ये पी क्यू है। हमने पी क्यू फाइंड आउट करना है कि पी क्यू किसके इक्वल होगा। उससे पहले हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले हमारे पास दो पॉइंट है, एक है हमारे पास पी आर, यहां पर जो पी आर है वो किसके इक्वल है, पी आर अगर आप देखें तो पी आर हमारे पास क्या बनता है, पी आर ये डिस्टेंस है T1 से T2 तक का। यानी सादा लफ्जों में हम इसको लिख सकते हैं कि ये T2 माइनस T1 है। ठीक है जी, तो T2 माइनस T1 जो है बेसिकली क्या है, टाइम T ही है। इसी तरह से अगर हम देखें क्यू आर को, तो क्यू आर क्या है, क्यू आर हमारे पास है S2 माइनस S1। ये डिस्टेंस है S2 माइनस S1। हम यहाँ लिख देते हैं जी S2 माइनस S1, जो किसके इक्वल होगा, S ही, बेसिकली ये भी डिस्टेंस ही है। ठीक है जी, तो आप इसको S लिख सकते हैं। अब हम फाइंड आउट क्या करने जा रहे हैं, पी क्यू। ये जो पी क्यू है ये किसके इक्वल होगा, देखें जी, पी क्यू आपका इक्वल होगा, इसको मैं आपको कुछ इस तरह से समझाता हूं कि अगर ये हमारे पास ये जो ट्राई एंगल है, इसको अगर आप गौर करें तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राई एंगल में ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं।
ये बेस होता है, और परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के। यानी ये जो आपके पास पी क्यू है ये टेंजेंट है, यानी टेन थीटा है, तो ये किसके इक्वल होगी, क्यू आर डिवाइडेड बाय पी क्यू, यानी क्यू आर डिवाइडेड बाय पी क्यू। अब क्यू आर की वैल्यू इसमें पुट कर दें, क्यू आर की वैल्यू कितनी है, S2 माइनस S1। उसके बाद पी क्यू की वैल्यू कितनी है, सॉरी, क्यू आर डिवाइडेड बाय पी आर, ये गलती से क्यू लिखा गया, पी आर, क्यू आर डिवाइडेड बाय पी आर। अब पी आर की वैल्यू कितनी है, वो है जी T2 माइनस T1। ये यहां लिख देते हैं हम लोग इसके नीचे T2 माइनस T1। अब आप इसको देखेंगे S2 माइनस S1 किसके इक्वल है, अभी हमने बात की थी वो S के इक्वल है, यानी इसकी जगह आप लिख सकते हैं S, T2 माइनस T1 की जगह पर T। तो भाई S डिवाइडेड बाई T किसके इक्वल होता है, S डिवाइडेड बाई T जो है वो स्पीड के इक्वल होता है। सादा लफ्जों में ये हमारे पास क्या आ रही है, स्पीड, यानी V और V एवरेज, यानी एवरेज स्पीड के इक्वल आती है। यानी हमारी स्लोप जो है वो किसके इक्वल है, V एवरेज, यानी एवरेज स्पीड के इक्वल होगी। ठीक है जी, ये था हमारा स्लोप निकालने का तरीकाकार। ये जो स्लोप है वो एवरेज स्पीड है, जो कैसे निकली, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम पर। ठीक हो गया। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं, दूसरी आप ये भी साथ इसकी लिख सकते हैं कि एस बाई टी जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि वी एवरेज के भी इक्वल है और टेन थीटा के भी इक्वल है टेंजेंट के। कैसे, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में आप जानते हैं कि जो ऑल्टीट्यूड होता है ये परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर को, यानी ये परपेंडिकुलर है पी, परपेंडिकुलर, चलो पी आर लिख देता हूँ, ये क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस इक्वल होता है टेन थीटा के। तो भाई इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास जो वी एवरेज है वो टेन थीटा के इक्वल है, यानी हमारी स्लोप जो है वो टेन थीटा भी कह सकते हैं, और एवरेज स्पीड के इक्वल है एस बाय टी वी एवरेज इज इक्वल टू टेन थीटा। ये हमारे पास होगी ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यानी ग्रेडियंट हमारा वी एवरेज यहां से निकलेगा। जो हमने कहा था कि मेजर द ग्रेडियंट क्या है, इज अ मेजर ऑफ स्लोप ऑफ अ लाइन। ये जो स्लोप ऑफ अ लाइन है यही ग्रेडियंट है, और ये किसके इक्वल है, वी एवरेज के या टेन थीटा के। क्लियर होगी बात। इसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है एक स्पीड टाइम ग्राफ है जो हमने ड्रॉ करना है। जी, अब हमारे पास है एक स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ के लिए हमें एक टेबल दिया गया है ड्रॉ करने के लिए। हमारे पास टाइम, जैसे हमने लास्ट टाइम ग्राफ ड्रॉ किए थे उसी तरह से एक और ग्राफ है। यहां पर हमें दिया गया है टाइम, ऊपर नीचे हमारे पास यहां पर क्या दिया गया है, स्पीड। मतलब यहां हमारे पास टाइम है और यहां हमारे पास क्या है, स्पीड। टाइम जो है वो किस में दिया गया है, हमारे पास सेकंड में है जी। टाइम हमारे पास मिनट की बजाय यहां पर सेकंड में है, और स्पीड किस में है, मीटर पर सेकंड में स्पीड दी गई है। ये बेटा 5 वैल्यूज हैं, बल्कि 6 हैं, एक जीरो, जीरो से लेकर 5 तक। मतलब ये वाली जीरो हो गई, आगे 1, फिर 2, 3, 4 और 5। जीरो पर जो है स्पीड भी जीरो है, फिर आगे 8 है, फिर 16 है, 24 है, 32 है, नेक्स्ट जो है वो 40 है। तो भाई ग्राफ बनाने के लिए क्या करना होता है, लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था। सबसे पहले बेटा आपने बनाना होता है एक सूटेबल स्केल। यहां पर हम बनाएंगे स्केल। तो स्केल क्या बनेगा, टाइम के लिए तो सिंपल हमें नजर आ रहा है कि हम लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेकेंड। यानी हमने 1 सेकेंड को 1 सेंटीमीटर रखा है, किस पर, अलोंग एक्स एक्सिस पर, अलोंग एक्स एक्सिस। इसी तरह से जो हमारे पास स्पीड है हम उसको वाई पर ले लेते हैं, और ये देखें क्या है, 8, 16, 24, 30, 8 का टेबल है। सिंपली समझ आ रही है कि हम इसको ले सकते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। ये किसके हम अलोंग लेंगे, अलोंग वाई एक्सिस। यहां तक समझ आ गई।
पीछे भी हमने काफी ग्राफ ड्रॉ किए हैं, उसी तरह से हम लोग ये ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। ये देखें जी, ये मेरे पास वैल्यूज हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका हो गया 0 मिनट। टाइम जो है वो 5 सेकंड है 0 से लेके, यानी हमने क्या रखा है स्केल 1 सेंटीमीटर को 1 सेकंड बोला, यानी 1 2 3 4 5, यानी ये 1 2 3 4 5। और दूसरा इधर हमने क्या लिया है 8, तो 8 का टेबल पढ़ लें जी यहाँ पर, यानी पहला हो गया आपके पास 8, फिर इसके बाद 16, फिर 24, फिर 32, उसके बाद क्या है 40। ठीक है जी, ये हमारे पास हमने सारा उसको ग्राफ पेपर के ऊपर आपने इसको करना है। ठीक है, ये वैल्यूज हमने मेंशन कर दी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास टाइम है वो किस में है, सेकंड में, ये डायरेक्शन है। और इस साइड पे हम क्या ले रहे हैं, इस साइड पे हम स्पीड ले रहे हैं भाई, तो स्पीड जो है वो किस में है, मीटर पर सेकंड में, और उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी। करना क्या है, काम बहुत ईजी है। जब जीरो है टाइम तो उस वक्त स्पीड कितनी है, जीरो, यानी आप जीरो पर एक डॉट लगा लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, सर्कल लगाता हूं इसलिए ताकि आपको वो डॉट नजर आए। 1, जब 1 सेकंड होता है तो 8, 1 पर 8, ये देखें ये 8, 2 पर कितना है 16, ये भाई 16 की लाइन, और ये बिल्कुल 2 के सामने यहाँ पे डॉट। 3 पर कितना है, 3 पर 24, ये 24, और ये हमारे पास 3। 4 पर कितना है 32, ये 4, और यहाँ पर ये 32 उसके सामने। 5 पर कितना है, 5 पर 40, ये एग्जैक्टली 40 के सामने, ये 5, ये हमने एक और डॉट लगा दिया। अब इन सारे डॉट्स को आप आपस में यानी मिलाना कैसे है कि पहले डॉट को दूसरे के साथ, जो पहले भी आपको समझाई हुई है बातें, दूसरे डॉट को तीसरे के साथ, तीसरे को चौथे के साथ, उसको फिर नेक्स्ट वन के साथ, और उसके बाद नेक्स्ट वन के साथ। तो ये हमारे पास जो है एक बनेगा स्पीड टाइम ग्राफ जो है। और आप जानते हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के। तो यहां पर जो स्लोप है हमारे पास वो क्या हासिल हुई है, एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी a इज इक्वल टू आपके पास v डिवाइडेड बाय t, ये हमारे पास जी स्लोप हासिल हो जाएगी। ठीक है जी, जो हमने बनानी थी। ठीक है, इसके बाद एक और है हमारे पास बना हुआ, वो पूछा गया है, वो भी हम ड्रॉ कर लेते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक और ग्राफ है, उस ग्राफ को टेबल में बना देता हूं। टेबल दिया गया है कुछ इस तरह से, टेबल में जो वैल्यूज हैं वो मेंशन कर देते हैं। ये भी भाई टाइम और स्पीड ही का ग्राफ है। टाइम जो है वो सेकंड में है यहां पर, और स्पीड जो है मीटर पर सेकंड में यहां पर भी दी गई है। तो इसमें वैल्यूज हैं 0 से 5 तक टाइम है, यानी 0 से 5, ये 0 हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। लेकिन स्पीड जो है ऑल द टाइम वो 20 है, यानी 20 मीटर पर सेकंड है। 20 20 20 20, ठीक है जी, और फिर 20 और फिर 20। बात को फॉलो कर रहे हैं, ग्राफ आपने उसी तरह से बनाना है जैसे हमने पहले बनाया था। यहां पर हमने ले लेना है ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये 0। ठीक है जी, बाकी स्केल इसके लिए देखें जी, स्केल में आपको वैसे ही समझा देता हूँ। स्केल हमें बनाना आता है कि 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है जी, लिखने लॉन्ग एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर टाइम के लिए क्या होगा, इज इक्वल टू 1 सेकंड। ये क्या है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस। चले बना देता हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। लॉन्ग एक्स एक्सिस और 1 सेंटीमीटर ही इक्वल है किसके, 20 20 20 का मतलब हम 10 रख सकते हैं। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। ये हमने अलॉन्ग वाई एक्सिस ले लिया है। ठीक है, यानी हमने इस साइड पर ले ली है स्पीड, ये देखें स्पीड की ये डायरेक्शन हो गई मीटर पर सेकंड के लिए ये डायरेक्शन, और टाइम हमने यहां लिया है, और टाइम भी सेकंड में है और उसकी ये डायरेक्शन। तो टाइम कितने, उसके लिए स्केल रखे हमने 1। ठीक है, तो ये हो गया 1 2 3 4 और ये हमारे पास 5। अब क्या है कि
जीरो जब होता है, देखें पहले इधर भी बना लें, पहले चलें, ये 10, 20, 30 एंड सो ऑन, मतलब और भी बना सकते हैं, ऊपर भी एरो लगा दें कि ये ग्राफ होता है, लाइंस होती हैं जिसके आगे एरो होता है। देखें जीरो पर कितनी स्पीड है, सबसे पहले देखें 20 मीटर पर सेकंड, यहां पे डॉट लगाएंगे। वन पर कितनी है, वो भी 20, एग्जैक्टली वन के सामने। टू, फिर 20, थ्री 20 है, फोर पर भी 20, फाइव पर भी 20। तो ये हमने डॉट्स लगा दिए। अब इन डॉट्स को मिलाना वही तरीकाकार है, फर्स्ट को सेकंड के साथ, इस तरह से सेकंड को थर्ड के साथ, यूं, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, इसके साथ, और ये हमने सारे डॉट्स को मिला दिया। तो यहाँ पर जो हमें ग्राफ हासिल हो रहा है वो है हॉरिजेंटल पैरेलल लाइंस है, एक पैरेलल लाइन है टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल, जैसे हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस के लॉन्ग है उसी तरह से हमें एक लाइन हासिल हो रही है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि भाई स्पीड में चेंज नहीं आ रहा। अगर स्पीड चेंज नहीं होती तो इसका क्या मतलब होता है कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या होगा, जीरो होगा कांस्टेंट स्पीड पर। स्पीड आपकी कांस्टेंट है, तो यहां पर अगर हम कहें कि एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, जीरो होगा इस ग्राफ में, क्योंकि स्पीड हमारी इसमें क्या है, स्पीड इसमें कांस्टेंट है, स्पीड में चेंज नहीं आ रही। ठीक है, इस ग्राफ में अगर स्पीड चेंज होती है, मतलब वेलोसिटी चेंज होती है, तो फिर ही जो है आपके सामने जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो भाई ये था हमारे पास एक और ग्राफ, ठीक है, इस पर भी हमने बात कर ली। नेक्स्ट हमारा एक छोटा सा टॉपिक जो पीछे भी हमने एक टॉपिक किया, अभी डिस्कस किया था, वो था ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, ये उसी से मिलता जुलता है, हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रेडियंट ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ। ग्रेडियंट ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ, ये हमारा भाई नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें भी ग्रेडियंट की वही डेफिनेशन जो हमने पीछे अभी बात की है कि ग्रेडियंट ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा, इज इक्वल टू द, वो जो स्लोप हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द स्लोप जो है उसी के इक्वल होगा। हम ड्रॉ करते हैं और फिर देखते हैं अब हमने क्या क्या लेना है। अब हमने स्पीड की बात करनी है और टाइम की बात करनी है, ठीक है। सपोज हमने यहाँ पर उसी तरह से ले लिया जैसे पीछे हमने ग्रेडियंट के लिए लिया था, एक्स एक्सिस पर टाइम ले लें और वाई एक्सिस पर आप उसी तरह से डिस्टेंस की जगह यहाँ पर हम ले लेते हैं स्पीड। स्पीड जो है चले मीटर पर सेकंड में है, जिसमें भी है, मींस यहाँ पर आपके पास क्या है, स्पीड है, ठीक है, यहाँ पर जरूरत नहीं है मेंशन करने की, किलोमीटर में जिसमें भी है नो इशू। टाइम है और यहाँ पर हमने टाइम जो है वो इस डायरेक्शन में लिया। ये हम 2 पॉइंट ले लेते हैं पहले की तरह, ये हो गया 0, यहाँ पर हम ले लेते हैं T1 और यहाँ ले लेते हैं कुछ फासले पर T2। इसी तरह से यहाँ आ जाए, यहाँ हम ले लेते हैं, ये हम स्पीड ले रहे हैं तो ये ले लेते हैं जी V1 और दूसरी क्या होगी V2। अब करना क्या है, जैसे पीछे हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, T1 पर स्पीड कितनी है, यहाँ पर आए डॉट डॉट्स लगा के यहाँ तक आते हैं, तो ये हमारे पास एक ये, और T2 पर कितना है, ये अगर हम इस डॉट डॉट को बढ़ा देते हैं आगे इसी तरह से करते हुए यहाँ तक देखें, ये बिल्कुल T2 के सामने, मतलब ये T2 के सामने आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट आ रहा है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। करना क्या है, हमने पिछले ही ग्राफ की तरह एक स्लोप ड्रॉ करनी है, ये देखें इन पॉइंट्स को मिलाते हैं इसके साथ, फिर दूसरा पॉइंट हमारा ये है, इसको भी हमने खींच दिया, ये हमारे पास स्लोप आ गई। और बिल्कुल वैसी जैसे पीछे हमने बात की थी, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ भी अगर हम देखें तो ये हमारा सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से। इसको जरा आप ये खींच दिए लाइन, ये देखिए यहाँ भी एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें हासिल होगी जैसे पीछे हासिल हुई थी। ये हमारे पास T1 है पॉइंट, ये हमारे पास T2 है। और दूसरी बात, यहाँ पर हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या है, V1 है, और यहाँ पर क्या है V2। इधर से देख लें या इधर से देख लें, यहाँ पर क्या है V1, यहाँ पर V2। तो भाई जब स्लोप की बात हम करेंगे तो स्लोप हमारे पास किसके इक्वल आ रही है, कि स्लोप हमारे पास यहाँ पर बनेगी। फिर देखें पहले तो आप ये लिख सकते हैं सिंपल कि भाई ये जो टाइम t है जो आपका अलोंग एक्स एक्सिस है वो क्या है हमारे पास, यानी टाइम हमारा बनेगा, टाइम इज इक्वल टू यहां से यहां तक कितना है T2 माइनस T1, जो इक्वल किसके होगा, T ही के इक्वल होगा। दूसरी हम बात कर रहे हैं स्पीड की,
तो स्पीड जैसे पीछे हमने बात की थी डिस्टेंस की वजह से स्पीड की बात कर लेते हैं। स्पीड क्या होगी v2 माइनस v1, ये डिस्टेंस होगा v2 माइनस v1। ठीक है जी। अब ये भी किसके इक्वल है, v लिख लें या डेल्टा v लिख लें। तो अभी जो स्पीड बाय टाइम, ये हमारे पास स्लोप क्या बन रही है, स्लोप हमारे पास आ रही है यहाँ पर। स्लोप जो है वो अगर आपने इनके नाम रख के भी करते हैं तो तब भी वही बात है। यहाँ स्लोप ये है हमारे पास, ये देखें v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, ये हमारे पास स्लोप होगी, यानी v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। अब v2 माइनस v1 किसके इक्वल है, डेल्टा v के, और t2 माइनस t1 t के। डेल्टा v को अगर डेल्टा t से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, तो ये हमारे पास यहाँ से स्लोप हासिल होगी, और ये किसके इक्वल होती है, एक्सेलरेशन के, और वो भी एवरेज एक्सेलरेशन की। ए एवरेज एक्सेलरेशन जो है यहाँ पर हमें स्लोप हासिल हो जाती है ए एवरेज, यानी एवरेज एक्सेलरेशन। बाकी पॉइंट जैसे पीछे हमने रखे थे यहाँ भी रख सकते हैं, एक का नाम आप पी रख दें, ये क्यू है, ये आर है। ये जरा मैंने उसी को पॉइंट्स यहाँ नहीं लिखे, आप लिख कर सकते हैं। जहां पर हमने ये लिखा है स्लोप लिखनी है तो आप पहले ले सकते हैं ये क्यू आर डिवाइडेड बाय पी आर, जैसे हमने किया था, फिर उनकी वैल्यूज पुट करके वही सारा काम था। इसलिए मैंने जरा शॉर्टकट में आपको करके दिखाया कि इस तरह से आप इसकी भी स्लोप जो है वो फाइंड आउट करेंगे। यही स्लोप जो है वो कहलाएगी ग्रेडियंट ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ, जो कि किसके इक्वल है, एवरेज एक्सेलरेशन की। ठीक है जी। तो ग्रेडियंट ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ये था भाई हमारे पास। इसके नीचे एक और छोटा सा टॉपिक है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं जी। नेक्स्ट टॉपिक में हमें क्या दिया गया है, यहां हमें कुछ इस तरह से कि भाई अब जो है वो सेम जैसे पीछे हम बात कर रहे थे कि भाई बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ग्राफ हमारे पास दिया गया है। मतलब हर एक दफा टाइम जो भी टाइम हमारे पास है, t1 है, t2 है, t3 है, कुछ भी टाइम है, हर एक की शक्ल में जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर आप देखें यहाँ पर तो चेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ टाइम है। मतलब सपोज ये हमारा पास t1 है, इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं, चलिए t2। तो लेकिन ऊपर अगर आप देखेंगे तो ग्राफ में हमारे पास जो आ रहा है कि जो वैल्यूज हैं वो सारी की सारी सेम रहती हैं। यानी यहाँ पर आप चलिए टाइम ले लें, मतलब ये अगर टाइम सेकंड में है 1 2 3 4 कुछ भी 5, हर एक के दफा ये जो टाइम टी है आपका यहाँ पर है, और यहाँ पर आपकी दूसरी साइड पर वही स्पीड दी गई है मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में जो है उसकी डायरेक्शन ऊपर है, और इसको भी कुछ इस तरह से जैसे 10 रखा गया है, 20। ठीक है, ये बुक पे बना हुआ है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ड्रॉ करके बता रहा हूँ। कुछ इस तरह से है। करना क्या है आपने, यहाँ पर क्या है कि हर एक मिनट के बाद जो स्पीड है वो 20 रहती है। मींस ये देखें 1 पे भी 20, ठीक है, इवन 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 पे भी वो 20 है, चेंज नहीं हो रही। यहाँ पर 2 पर भी 20 ये डॉट लगेगा, 3 पर ये लगेगा, 4 पर भी इसी तरह से, 5 पर भी इसी तरह से। तो आप इन सबको मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन हासिल हो रही है, जो अलोंग एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है। ठीक है जी, एक्स एक्सिस के पैरेलल हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां से हासिल होती है। अगर यहां भी हम स्लोप फाइंड आउट करना चाहें तो स्लोप का तो हमारे पास तरीकाकार वही है कि अगर हम इसमें से किसी दो पॉइंट को हम ले लेते हैं बीच में से, इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास जो था वो v1 था, और यहाँ पर ये v2 है, और यहाँ से भी वही बात, और यहाँ से अगर हम बात करते हैं कि ये वाला हमारे पास जो है ये t1 है, ये t2 है, और इनके नाम हम रख देते हैं कि ये v2 है, ये हमारे पास v1 है। तो भाई स्लोप किसके इक्वल होगी, बिल्कुल वैसे जैसे पीछे हमने बात की थी कि वो v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 के इक्वल होगी। अब v2 माइनस v1 जो है वो अगर आप देखें कि v2 माइनस v1 क्या है, उसमें चेंज ही नहीं आ रही। वही वही का मतलब जितना ये है ये वही है जो आपका v1 है, आगे वही हमारे पास v2, उसमें कोई चेंज नहीं आ रही, सेम रहता है। हमारा जो v1 है, जहां पर ये मैंने लिखा v1, यही जो है वो सेम रहता है। तो हम क्या कहेंगे कि इसमें नो चेंज है। और हमारे पास ये जो v2 माइनस v1 की वैल्यू है, दोनों हर दफा वो v2 भी v1 के इक्वल है, v3 आगे वो सारे v1 के इक्वल है। तो सादा लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि जो वैल्यू है v2 की वही अगर v1 की है, यानी v1 माइनस v1
नीचे टाइम ठीक है वो चेंज हो रहा है, T2 माइनस T1 वो T हो जाएगा। अब V1 में से अगर आप V1 ही माइनस कर देंगे, V2 भी V1 है, मतलब सेम है ना सारा, V2 की वैल्यू भी V1 के इक्वल है, ठीक है। तो स्लोप के मुताबिक फिर ये जीरो हो जाएगा ऊपर वाला, तो जीरो डिवाइडेड बाई टी, हमारे पास आंसर स्लोप का क्या आएगा कि ये जीरो होगा। तो इससे ये साबित होता है कि यहाँ जो एक्सेलरेशन है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ये स्पीड थी वो सेम है, स्पीड में जब तक यानी वेलोसिटी में चेंज नहीं आता उस वक्त तक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो एक्सेलरेशन होता है। अगर वेलोसिटी या स्पीड जो है वो सेम रहती है ऑल द टाइम, उसमें नो चेंज है, तो फिर हमारे पास जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ए एवरेज जो भी आप इसको लिखेंगे वो क्या होगा, जीरो होगा। यानी यहाँ हमारी स्लोप जो है जीरो जो है वो क्या है, हमारे पास ए एवरेज जो है वो जीरो आएगा, ठीक है जी। ये था हमारे पास एक और छोटा सा टॉपिक जो आपको समझाने के लिए था, ठीक है जी। इसके बाद ग्राफ से रिलेटेड एक दो टॉपिक्स और हैं, फिर मैं अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूं। सिर्फ हम देखने जा रहे हैं एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, उसको कैसे आपने डील करना है। नेक्स्ट टॉपिक है एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। ये हमारे पास ये नेक्स्ट टॉपिक है कि एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ। इसकी दो एग्जांपल बुक पर दी गई हैं, दो टाइप्स दी गई हैं, हम दोनों को डील कर लेते हैं। एक हमारे पास ग्राफ ये दिया गया है, जो बुक पे ग्राफ दिया गया है, मैं उसी को डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको आसानी से उसकी समझ आ जाएगी कि कैसे एरिया फाइंड आउट करते हैं, यानी एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ कैसे फाइंड आउट करना। देखिए जी, हमारे पास ये ग्राफ कुछ इस तरह से दिया गया है, ये देखें। अब ये जो ये तो हो गया आपके पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास हो गया जी वाई एक्सिस। यहां पर भी सादा लफ्जों में इसको टी लिया गया है, ये आपके ऊपर की तरफ जो है वो स्पीड है और इस तरफ आपका टाइम टी है। ये सारा एरिया जो है वो शेडेड है, मतलब मैंने डॉट डॉट लगाए हैं, इसका मतलब यही समझें कि ये हमारे पास एक शेडेड एरिया है, ठीक है। तो शेडेड एरिया हमने निकालना है ग्राफ में, वो कैसे निकालेंगे। तो भाई क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो रेक्टेंगल है, अगर कोई रेक्टेंगल शेप हो उसका एरिया अगर हम निकालें, किसी रेक्टेंगल का एरिया, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल मैं बात करने लगूं, इससे आपको समझाऊंगा मैं। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है भाई, हमेशा लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके। यानी अगर सपोज ये हमारे पास लेंथ है v और ये जो विड्थ है वो हमारे पास अगर t है, तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो यहां पर उसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग निकाल रहे हैं एरिया ऑफ द शेडेड एरिया, एरिया ऑफ शेडेड एरिया। अब ये जो शेडेड एरिया है वो मैंने आपको बताया कि वो किस शक्ल में है, वो एक रेक्टेंगल की शेप में है। तो यहाँ देखिए हमारे पास लेंथ और विड्थ, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी हमारे पास ये v मल्टीप्लाई बाय टी, ये भाई हमारे पास आ जाएगा क्या, कि जो हम लोग एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं यहां पर शेडेड एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ वो किसके इक्वल होगा, v मल्टीप्लाई बाय टी, जब वो रेक्टेंगुलर शेप होगी। इसके बाद हम आगे चलते हैं, एक और हमारे पास ग्राफ है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कुछ इस तरह का एक ग्राफ और दिया गया है, देखिए जी, इसमें हमारे पास एक स्लोप बनी हुई है, ये एक स्लोप है और ये इस तरह से ट्राई एंगल बन जाती है, ठीक है। इसके नाम चले रख ले ओ ए बी, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस पर, ठीक है। अब यहाँ हमने क्या करना है, यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे, यहाँ पर टी है, टाइम टी लिया गया है इस साइड पर, और यहाँ पर स्पीड जो है वो ली गई है। अब मुझे ये बताएं, मैं आपको सिंपली ये बात समझाऊंगा कि जो अभी रेक्टेंगल का हमने एरिया निकाला था उसका फार्मूला आपने देख लिया कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है, लेकिन अगर हम एरिया निकालते हैं, ये एक ट्राई एंगुलर रीजन है, एरिया ऑफ, पहले ट्राई का एरिया आपको समझ आएगा तो उसकी समझ आएगी। एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, उसका फार्मूला होता है जी 1/2 मल्टीप्लाई बाय, किस किस को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, उसके बाद ये जो आपके पास ये क्या है, परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, आल्टीट्यूड भी कह सकते हैं। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय किसके साथ, बेस के साथ,
ये हमारे पास फार्मूला बनेगा। अब हम यहां ये देख लेंगे कि हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो क्या है और जो हमारे पास बेस है वो क्या है। तो उसमें अगर हम देखें तो देखें 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहां से हमारी स्लोप यहां तक जा रही है। मीन सादा लफ्जों में हमारी जो स्लोप है उसमें पहले जो वैल्यू है v की जो वैल्यू है यहाँ पर पहले 0 है, यानी v1 हमारा क्या है, पहले 0 है। उसके बाद यहां तक जा रही है हमारी, ये देखें यहां तक, ये हमारे पास v2 है। तो v2 की वैल्यू चले कुछ है, वो हम कह देते हैं कि वो v है। ठीक है, तो स्लोप किसके इक्वल होगी, यहां से आप स्लोप को समझिए, उसी फार्मूले को मद्देनजर रखना है आपने। स्लोप आपके पास कैसे आएगी कि भाई आप लिखेंगे 1/2, 1/2 के बाद आपने जो परपेंडिकुलर है वो क्या है हमारे पास, वो है v2 और माइनस v1। यानी ये दो चीजें हमारे पास आ रही है ना, एक v1 है और दूसरा हमारे पास v2 है। और अगर हम देखें v2 और v1, जब इनको अगर हम दूसरे सेंस में भी देखते हैं, v1 और v2 की एवरेज किसकी इक्वल होगी, यानी v1 प्लस v2, हम इसकी जगह लिख सकते हैं v1 प्लस v2। ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, और इसको किसके साथ हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, बेस के साथ। तो बेस क्या है भाई, यहाँ पर बेस हमारे पास अगर यहां से स्टार्ट हो रही है, अगर 0 से ये अगर t1 है तो ये हमारे पास t2 है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि भाई t1 प्लस t2, ठीक है, यानी ये हमारे पास होगी t1 प्लस t2। ठीक है जी। अब यहां से अगर हम मजीद थोड़ा सा गौर करें कि यहाँ v1 जब स्टार्ट हुआ था वो 0 था, और उसके बाद v2 कितना है, वो v है। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं 1/2 0 प्लस v। इसी तरह से हमारे पास t1 प्लस t2 जो एवरेज निकालते हैं वो t के इक्वल होती है। तो भाई हमारे पास क्या आ जाएगा फिर ये कि 1/2, और ये हमारे पास 0 प्लस v जो है v और t, यानी 1/2 vt। ये हमारे पास जो है वो एरिया होगा, शेडेड एरिया जो है वो ट्राई एंगुलर रीजन में। ठीक है जी, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ अगर ट्राई एंगुलर रीजन होता है तो इस स्लोप के नीचे जो एरिया है हमारे पास वो 1/2 VT होगा। और इसको मैं जरा और अच्छे से आपको समझा देता हूँ कि जब हमने रेक्टेंगल का निकाला था तो वो किसके इक्वल था, रेक्टेंगल का इक्वल था VT के। तो ट्राई एंगल अगर देखें तो वो क्या, वो किसी रेक्टेंगल का हाफ नहीं होती। ये मेरे पास अगर कोई रेक्टेंगल है तो इसको मैं अगर सेंटर से लाइन खींचती तो दो ट्राइंगल बन जाती हैं। बिल्कुल भाई वैसे ही, तो एक ट्राई एंगल अगर इसका रेक्टेंगल का VT था तो उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो वो ट्राई एंगुलर रीजन का आ गया रेक्टेंगल का V2, और उसका आप देख लें कि 1/2 यानी हाफ ऑफ V2 हमें हासिल होगा। तो ये था भाई एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ अप टू द टाइम एक्सिस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। बाकी इसकी आप रीडिंग है वो आप खुद से भी कर सकते हैं, मेन आपने कंसेप्ट समझना था वो मैंने बता दिया बेटा। आज के लिए बेटा इतना ही है। तो आपने जो है अब क्या करना है, आपने इन सारे जो ग्राफ हैं इनकी आपने बेटा अपने हाथों से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब तक हम लोग अपने हाथों से प्रैक्टिस नहीं करते, खासकर मैंने जैसे बोला था कि भाई ज्योमेट्री हो, ग्राफिकल शेप्स हो, डायग्राम्स हो, कुछ भी हो, इनको आप लोगों को बताने से करने से उतनी समझ नहीं आएगी आपको कभी भी जितना कि अपने हाथों से करने से। तो यकीनन आप जब इनको अपने हाथों से करेंगे तो आप इसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन।